हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। सिलेबस की हमारी श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं जीएस पेपर 3 का बहुत ही विस्तार से विश्लेषण। हम इसमें जानेंगे कि क्या है यूपीएससी ने सिलेबस दिया हुआ, सिंप्लीफाई करेंगे उस सिलेबस को, और कौन से सेगमेंट है प्री में आने वाले, मेंस में आने वाले, दोनों में आने वाले, क्या रिसोर्सेस हो सकते हैं और क्या क्या लेवल के प्रश्न, कितने प्रश्न इसमें आ सकते हैं, हम सब पर चर्चाएं करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हाय एवरीवन, प्राइस इंक्रीज होने वाला है। यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लेकर आ रहे हैं 1 जुलाई को न्यू फ्रेश बैच, और याद रखिए कि यह ऑफर 30 जून को कंप्लीट होगा और उसके बाद 10% प्राइस इंक्रीज होंगे। 3 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, बाइलिंगुअल मंजिल बैच, अचीवर्स बैच और लक्ष्य बैच। साथ ही साथ 2026 के लिए न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम बात करेंगे 2 साल के कोर्स की। क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम अब सबके लिए ओपन कर दिया गया है। जो भी विद्यार्थी मेंस स्पेसिफिक स्टडी करना चाहता है वो शुरुआत कर सकता है इस कोर्स में, जिसमें आपको मेंस टेस्ट सीरीज के साथ साथ मेंस ओरिएंटेड कोर्स मिलते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अब और भी आइकॉनिक हो चुका है। एआई बेस्ड आंसर इवैल्यूएशन के साथ साथ एआई बेस्ड इंटरव्यू गाइडेंस, क्विक रिवीजन मॉड्यूल, ये नए फीचर हैं। बाकी ऑलरेडी मेंटरशिप आपको मिलती है, डेली आंसर राइटिंग मिलता है, प्लस के साथ ये आइकॉनिक फीचर। थोड़ा सा आपको इसके लिए अतिरिक्त पेमेंट करना होगा, लेकिन इसमें आपको हर दिन का अपना प्रोग्रेस पता चलता जाएगा। ऑप्शनल कार्निवर्स में कई सारे ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं और इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, विस्तार से जीएस के सिलेबस को यदि समझना है तो मेंस के सिलेबस को समझना होगा। जीएस पेपर 3 में यूपीएससी के मेंस में पूरे सिलेबस को 20 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। 20 पॉइंट्स या 20 पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है, जिसे मैं 20 यूनिट्स कहूंगा। और इस पूरे के पूरे सिलेबस में यूपीएससी ने 5 विषय का एक्सप्लेनेशन दिया है। एक तो है इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। दूसरा विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा विषय है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। और आखिरी में है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। 5 विषय से मिलकर बना है जीएस पेपर 3। आइए जानते हैं कि जीएस पेपर 3 में किस तरीके का सिलेबस है। इसमें जो पहला विषय है भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ये यूनिट 1 से लेकर 10 तक है, ये यूनिट 11 से 13 तक है, ये यूनिट 14 है, ये यूनिट 15 है, ये यूनिट 16 से लेकर 20 तक है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा है भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस, जिसमें एग्रीकल्चर भी इंक्लूड है। इस पेपर को यूपीएससी ने ऑफिशियली जो नाम दिया है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षा और आपदा प्रबंधन। अगर हम बात करें, सबसे पहली बात आते हैं यूनिट 1 पर। यूनिट 1 में यूपीएससी ने एक बदमाशी की है कि नाम ही ऐसा दिया यूनिट में, कैसा लगता है पूरा इकोनॉमी आ गया। ध्यान से देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास, रोजगार से संबंधित विषय। मतलब इसमें हमें पढ़ना होता है रियलिटी में
अगर देखा जाए समझने के लिए, तो पहले तो बेसिक की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर ग्रोथ किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, साथ ही साथ इसमें गरीबी, बेरोजगारी की जगह पर हम बात करें तो बेरोजगारी और रोजगार जैसे मुद्दों पर बातचीत करनी है। पहली यूनिट में भारतीय अर्थव्यवस्था, इसी में सब कुछ वैसे आ गया है। तो ये पहली यूनिट वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन मोटे तौर पर योजना, रिसोर्स, इसे पहली यूनिट में हम कवर करते हैं। दूसरी यूनिट में समावेशी विकास और इससे उत्पन्न विषय, छोटा सा नाम है, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है। समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण के साथ आर्थिक विकास के विचार की बात है ये। इसी को आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं। यहां पर और वहां पर एक बार ही कवर कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में माना जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही विकास का इकलौता ऐसा विकल्प रहेगा जिससे कि लगातार इस पृथ्वी पर मानवीय विकास संभव हो पाएगा। तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, समावेशी, सतत विकास, समावेशी विकास के लिए सरकार की नीतियां हमारे अनुसार। यूनिट 3 में गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट, तो इसमें सब पढ़ना है। बजट निर्माण की प्रक्रिया, बजट के प्रमुख प्रकार, चालू वित्त का वर्ष का जो भी बजट आता है, जो भी, जैसे इस बार तो 2 बार बजट आ रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले आंतरिक बजट भी आ जाता है, एक प्रकार से अंतरिम बजट भी आ जाता है, चुनाव के बाद प्रॉपर बजट आता है। तो बजट के बारे में क्या चीज है, इसमें पॉलिटिकल चीजें नहीं पढ़ते हम, बल्कि खर्चे देखते हैं कि पूंजीगत खर्चे क्या होते हैं, राजस्व खर्चे क्या होते हैं, सरकार बजट बनाने का कैसा प्रोसेस होता है, सरकार कैसे अलॉट करती है, किसको कितना अनुदान देना है, वो सारी बातें। यूनिट 4 की अगर हम बातचीत करें तो यूनिट 4 में एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है। यूनिट 4, 5, 6, 7, 4 यूनिट में एग्रीकल्चर ही डिस्कस किया गया है। मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न क्या है। पहले तो मुख्य फसलें कौन कौन सी है, फसलों का पैटर्न मतलब उत्तर भारत में रबी में कौन सी फसलें बोई जाती है, दक्षिण भारत में रबी के समय कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ के समय उत्तर भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी फसलों को बोया जाता है, उसे कहेंगे पैटर्न। सिंचाई के साधन कैसे हैं हमारे देश में, कृषि का भंडारण और परिवहन, हमारे यहाँ पर वेयर हाउसिंग कैसे है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, किससे हम कृषि के उत्पाद को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमारे देश में एग्रीकल्चर को बेचने, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या विकल्प है, मंडियों का क्या कंसेप्ट है, एपीएमसी जो एक्ट है उसका मतलब क्या होता है, उससे जुड़े हुए चैलेंजेस क्या हैं, सरकार की सहायता के लिए ई गवर्नेंस कौन सी है, ये यूनिट 4 में काफी विस्तार से सिलेबस दिया हुआ है। यूनिट 5 में एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी की बातचीत है। इसी में एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बातचीत है। जन वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या क्या जन वितरण प्रणाली का मकसद है। जन वितरण प्रणाली जिसको आप राशन की दुकान, उचित मूल्य की दुकान, कंट्रोल की दुकान या कोटा कहते हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, वर्क क्या है, लिमिटेशन क्या है, सुधार के क्या विकल्प है। फिर बफर स्टॉक, हमारे देश में चावल और गेहूं हमने कितना स्टोर करके रखा है, फूड सिक्योरिटी से जुड़े हुए क्या विषय हैं, टेक्नोलॉजिकल मिशन हमारे क्या चल रहे हैं एग्रीकल्चर में, ग्रीन रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, अलग अलग क्रांतियां, पशुपालन और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होती है। इसमें फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा भी एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। ये भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। यूनिट 1 से लेकर तो यूनिट 10 तक में पूरा इकोनॉमिक्स है, जिसमें चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 4, 5, 6, 7 एग्रीकल्चर से जुड़ा है। छठवीं यूनिट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री केवल एक टॉपिक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या उसका दायरा है, इंपॉर्टेंस क्या है, ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर नीचे का मतलब होता है भाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 2 लोग हैं, किसान से लेकर उद्योग और फिर उसके बाद उद्योग से लेकर कस्टमर तक, तो इसको ऊपर से नीचे वाली श्रृंखला कहते हैं। सप्लाई चेन बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं रही तो चीजें सही समय पर पहुंच नहीं पाती हैं या फिर उसकी कीमतें बढ़ सकती हैं, चीजें खराब होने लग जाती हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूनिट 6 में बताया है। और यूनिट 7 में छोटा सा टॉपिक है भूमि सुधार।
आजादी से पहले क्या सुधार हुए, आजादी के बाद क्या हुए, इस समय सरकार क्या कदम उठा रही है और इस समय लैंड रिफॉर्म के लिए क्या क्या चैलेंजेस सरकार के पास है। ये इकोनॉमिक्स में ही आना चाहिए, मतलब इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा है ये। फिर यूनिट 8 में आ जाते हैं, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इंडस्ट्री सेक्टर आ गया अब इसमें। लिबरलाइजेशन जो 1991 में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, एलपीजी का कंसेप्ट आया था, इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए सरकार की क्या क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, काफी इसमें विस्तार से देखा जाता है यूनिट 8 में इंडस्ट्री। फिर यूनिट 9 में एक प्रकार से सर्विस सेक्टर आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, एनर्जी मतलब बिजली के लिए हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के लिए क्या कर रहे हैं, और बंदरगाह, इनके बारे में विस्तार से चर्चाएं होती है। इनकी क्या क्या चैलेंजेस हैं, इनके लिए सरकार क्या क्या प्रोजेक्ट ला रही है, सरकार ने सड़क निर्माण में नेशनल हाईवे के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट लाए हैं, क्वाड्रिलेटरल वाला जो कंसेप्ट है, जो नए नामकरण हुए हैं, फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों चीजें कवर करनी होती है। और आखिरी यूनिट जो इकोनॉमिक्स की है वो इन्वेस्टमेंट मॉडल है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे मॉडल भी हो सकते हैं, योजनाओं के अलग अलग जो मॉडल थे, महालनोबिस मॉडल जो था, इस टाइप के मॉडल पर भी बातचीत की जाती कि कैसे इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जाए, इन्वेस्टमेंट किन जगह किया जाए, क्या इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया जाए, एग्रीकल्चर में, इसका विस्तार से वर्णन किया जाता है। आधा पेपर यही है। 1 से लेकर 10 तक का जो इंडियन इकोनॉमी है ये प्री और मेंस दोनों में आता है, और 15 से 20 प्रश्न प्री में और मेंस में 10 प्रश्नों का मटेरियल है। 5 प्रश्न 10-10 नंबर के और 5 प्रश्न 15-15 नंबर के, कुल 125 नंबर का ये सिलेबस होता है। कुल 125 नंबर की यहां पर बातचीत आती है। इन्वेस्टमेंट मॉडल, फिर इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेंशन तो नहीं है, पर मैंने आपको बताया कि इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बातचीत करें तो पहले टॉपिक में सब बता दिया उसने। तो नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, इन्फ्लेशन, मुद्रा और बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक जो पेपर 2 में भी पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट और सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी तो दिया भी है, लेकिन ये वाला सेगमेंट न देकर भी पढ़ना है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में सब आ जाता है। तो ये सेगमेंट दिया नहीं है, पर ये पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसके सवाल प्री और मेंस दोनों में आते हैं। यहां मैं बता दूं कि कितना समय लगना चाहिए, तो बड़ा टॉपिक है, लगभग 125 से 150 घंटे कोई बढ़िया एजुकेटर इसको कवर कर देता है, और खुद पढ़ना चाहोगे तो 100 घंटे के आसपास लगेगा। 250 से लेकर 250 घंटे का समय इस पूरे के पूरे 10 यूनिट को बेहतरीन कवर करने के लिए लगते हैं। कोई बुक भी पढ़ना चाह रहे एजुकेटर से तो इससे ज्यादा इसमें जरूरत नहीं होती। फिर 11वीं यूनिट से शुरू हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो पहली यूनिट में यूपीएससी कहती है कि इसका विकास और एप्लीकेशन और रियल लाइफ में इसका क्या यूज है। तो जो भी टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है उसको ऐसे ही पढ़नी कि रियल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए इसके कारण, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है हमारी जिंदगी में, मतलब भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास क्रम, क्या क्या उपलब्धियां रही, सरकार की कौन सी योजनाएं और कौन सी पहल इसमें शुरू हुई है, और रोजमर्रा के जीवन में इस टेक्नोलॉजी ने क्या चेंज लाया, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के कारण, बायोटेक्नोलॉजी के कारण जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आए। 11वीं, 12वीं और 13वीं तीनों यूनिट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हैं। 12वीं यूनिट में यूपीएससी ने 12वें पॉइंट में बताया है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की क्या उपलब्धियां है, हमारे देश के कौन कौन से साइंटिस्ट उस पर्टिकुलर सेक्टर में जाने जाते हैं, और हमारे देश में उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का क्या प्रोडक्ट है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो यूरिया हमारे देश का बहुत बड़ा रिकॉर्ड वाली चीज है। स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो के द्वारा जो मिशन भेजे गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये यूनिट 12 में हम लोग कवर करते हैं, जिसमें हमें कवर करना होता है एक प्रकार से कि भारतीय वैज्ञानिकों के क्या क्या योगदान है और नए टेक्नोलॉजी भारत में किस तरीके की आ रही है। 13वीं यूनिट भी साइंस टेक्नोलॉजी की आखिरी यूनिट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी भी पढ़ना होता है, जो दिया नहीं लेकिन पढ़ना होता है क्योंकि आए हैं सवाल रक्षा प्रौद्योगिकी के।
इसमें हमें डिटेल से कंसेप्ट पढ़ना होता है, करंट अफेयर पढ़ना होता है, दुनिया भर की क्या क्या रिसर्च चल रही है, ये बहुत अपडेटेड मटेरियल होता है। ये 3 यूनिट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। ये प्री और मेंस दोनों में आ रहा है आजकल। पहले केवल और केवल प्री में मेंस में आता था, लेकिन अब प्री और मेंस दोनों में आ रहा है। प्री में इसके सवाल 8 से 10 आते हैं और मेंस में इसके सवाल 6 होते हैं। 3 सवाल होते हैं 10-10 नंबर के और 3 सवाल 15-15 नंबर के। कभी कभी 6 की जगह 5 ही प्रश्न भी आते हैं, 4 भी पूछे गए, ऐसा भी हो जाता है। तो 4 से 6 प्रश्न के बीच में रहता है। इसे कवर करने के लिए कितना समय लगता है? अगर आप कितनी भी ताकत लगा देंगे तो इसको बहुत बढ़िया से 80 घंटे के अंतर्गत कवर हो जाता है। अगर कोई बुक पढ़ेंगे आप इसके साथ तो 50-60 घंटे में आप उसको कवर कर सकते हैं। 140 घंटे 130 घंटे बहुत पर्याप्त है इस विषय को बेहतरीन करने के लिए। वैसे मैं कहूंगा 120 घंटे में भी साइंस से जुड़े हुए जो बच्चे हैं वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, करंट अफेयर पढ़ना होता है और कंसेप्ट पढ़ना होता है। फिर यूनिट 14 इकोलॉजी इन्वायरमेंट, इन्होंने बहुत सरल दिया है कि पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। लेकिन ये रियल में बड़ा है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में भी इसके बहुत से सवाल आते हैं और मेंस में इसका केवल एक प्रश्न आता है। तो प्रीलिम्स को भी ध्यान में रखकर इसकी तैयारी की जाती है। मतलब कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण, प्रदूषण, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन, एनजीओज, भारत के जो भी इन्वायरमेंटल कानून है, इको सिस्टम, पारिस्थितिकी के सिद्धांत और संगठन, बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी, रिसोर्स, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। जब भी कोई योजना आती है, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो देखा जाता है कि वो पर्यावरण पर कितना प्रभाव डालेगा और उससे जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी, ये डिटेल में पढ़ना होता है। मेंस में कम है, लेकिन मेंस प्री दोनों देखकर ही पढ़िएगा ताकि एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्री और मेंस दोनों में आता है ये, और इस कारण से प्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से लेकर 15 प्रश्न इसके आ जाते हैं और मेंस में 1 से 2 ही प्रश्न आते हैं। प्री में इसका महत्व जरूर ज्यादा है। इसको कवर करने के लिए अगर हम बात करें तो 70 से 80 घंटे की क्लास एक एजुकेटर लेता है। कोई बुक अगर आप पढ़ना चाहे तो 50-60 घंटे की क्लास 50-60 घंटे में कोई बुक पढ़ी जा सकती है। हम कह सकते हैं कि 120 से लेकर तो 140 घंटे बहुत पर्याप्त हैं इस इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए। सब कुछ इसमें आ गया, बुक भी पढ़ ली, क्लास भी ले ली और किसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है वो भी इसमें इंक्लूड कर दीजिए। तो छोटा सा टॉपिक है, एक ही यूनिट 14 में पूरा इकोलॉजी इन्वायरमेंट यूपीएससी ने एक्सप्लेन किया है। 15वीं यूनिट में एक अलग विषय है जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहां का ही विषय ऑप्शनल में, जो लोग ऑप्शनल ज्योग्राफी लेते हैं उनको ये पढ़ना नहीं होता है। डिजास्टर क्या क्या होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो आपदाएं आती है, चक्रवात, ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, हीट वेव, आग का लगना, ये अलग अलग आपदाएं, इनके कारण क्या है, इनके बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, सरकार क्या पॉलिसी अपना रही है, भूकंप के लिए क्या क्या मापदंड दिए गए हैं भवन बनाने के लिए, या फिर लैंडस्लाइड जैसी जो घटनाएं होती है उनके लिए क्या कदम बताए गए हैं, सरकार की क्या पहल है और आपदा के पहले क्या करना चाहिए, आपदा आने के बाद क्या करना चाहिए। हर पहलू पर इसमें बारीकी से ध्यान दिया जाता है। रियलिटी में अगर हम बातचीत करें तो यूनिट जो 15 है वो 2 जगह पढ़नी होती है। एक तो आप यूनिट 15 को जीएस पेपर 1 में भी पढ़ सकते हैं और यूनिट 15 को आप जीएस पेपर 3 में भी। कई बार ऐसा होता है कि दोनों में सवाल पूछ लिया गया इस प्रकार का, क्योंकि ज्योग्राफी का हिस्सा भी है। फिर यूनिट 16, पहले 15 पर आ जाते हैं। इसको पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 घंटे कोई एजुकेटर लेता है। और बुक मत पढ़ना, लेकिन करंट अफेयर जरूर पढ़ना 30 घंटे के आसपास का, मतलब 70 से 80 घंटे बहुत पर्याप्त हैं इस विषय को कवर करने के लिए। ये प्री में नहीं आता पर ये मेंस में आता है। प्री में जो आएगा वो ज्योग्राफी वाला माना जाता है, क्योंकि इसमें आपदा के पूर्व क्या करना चाहिए, आपदा के बाद क्या करना चाहिए, इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं। फिर यूनिट 16 से लेकर यूनिट 20 तक है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। भाई बॉर्डर की सुरक्षा तो होगी ही, सैनिक करेंगे, लेकिन आधा अंदर भी तो संगठित अपराध है,
नक्सलवाद है, आतंकवाद की घटनाएं होती है, कुछ अलगाववादी घटनाएं होती है, या फिर कई प्रकार की हो सकता है कि लोग एक प्रकार से गैंग चला रहे होते हैं। तो इस प्रकार के अपराधों को भी नियंत्रित करना है। तो 16 में विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, मतलब विकास और उग्रवाद का मतलब होता है कई बार जब विस्थापन होता है तो लोग सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, कुछ आंदोलन करते, कुछ हथियार उठा लेते हैं। जो आंदोलन करते हैं हम उनको कोई तकलीफ नहीं देते क्योंकि वो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, लेकिन जो हथियार उठा लेते हैं उनको उग्रवादी या एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। उग्रवाद और माओवाद में क्या संबंध है, इसके जुड़े हुए कंसेप्ट हमारे अनुसार ये पढ़ना है। और उग्रवाद को और विकास में क्या क्या रिलेशन है, क्या ये उग्रवाद अभी ज्यादा हो रहा है या पहले से ही था, उन सभी चीजों के पहलुओं को समझना पड़ता है। मतलब एक प्रकार से यहां इंटरनल सिक्योरिटी का पहला चैलेंज पढ़ना होता है एक्सट्रीमिज्म। लेकिन फिर 17वीं यूनिट में दूसरी चीजें दी है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्व, नक्सलवाद जो शासन के खिलाफ चलते हैं, आतंकवादी जो शासन के खिलाफ चलते हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद में बड़ा डिफरेंस है कि आतंकवाद सरकार और नागरिक दोनों के खिलाफ है, नक्सलवाद मूल रूप से सरकार के खिलाफ होता है। संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, अवैध प्रवसन, कई सारे और चैलेंजेस है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को, आंतरिक सुरक्षा को, देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करते हैं। यूनिट 18 में बताया है कि संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती कैसे मिलती है। इसमें पढ़ना होता है साइबर सिक्योरिटी क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, साइबर हमले के लिए क्या हमारी सरकार कदम उठा रही है। अब इस समय पूरी दुनिया डिजिटलाइज होती जा रही है, तो साइबर हमलों के प्रति हम भी संवेदनशील हो चुके हैं। तो क्या क्या उपाय हमारे पास है उससे बचने के लिए, इन पर काफी विस्तार से चर्चाएं होती हैं। ये सारी बातें हमें इसी में पढ़नी होती हैं। सुरक्षा की बुनियादी बातें, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, ये यूनिट 18 में ये भी इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ पहलू है। फिर यूनिट 19 में हम पढ़ते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र में, जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं वहां पर किस तरीके की सुरक्षा के मानक होने चाहिए, वहां लोगों में कैसा कॉन्फिडेंस सरकार के प्रति होना चाहिए, वहां पर संगठित अपराध और आतंकवाद को कैसे तोड़ा जा सकता है। बॉर्डर पास आप देखते हैं कि कई बार देखते हैं भारतीय सीमा पर अवैध घुसपैठ होती है, मानव तस्करी की घटनाएं आती हैं, संगठित असंगठित अपराध यहां पर भी देखे जाते हैं। ड्रग्स को कई बार ट्रांसपोर्ट करने में यहां चीजें होती है, तो ड्रग तस्करी के मामले आते हैं। इस यूनिट में हमें इस तरीके के कंसेप्टों को कवर करना है जो इंटरनल सिक्योरिटी को सीमावर्ती क्षेत्र में सीधे तौर पर चैलेंज करते हैं। और आखिरी यूनिट में हमें पढ़ना होता है विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं, जैसे कि असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, ताकि हमारे देश में ये युद्ध नहीं करते, मेनली युद्ध तो सैनिक करेंगे, ये अर्ध सैनिक कहलाते हैं, जो पुलिस नहीं है, सैनिक नहीं है, अर्ध सैनिक है। वे हमारे देश में जहां पर भी इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब होगी, जहां दंगे होंगे वहां पर जाएंगे, चुनाव के समय ये काम करते हैं, यदि कोई बड़ा त्योहार, कोई बड़ा फंक्शन है तो वहां ध्यान देते हैं। हमारे देश के जो एयरपोर्ट है, जो रेलवे है, ये इन्हीं के सुरक्षा के अंतर्गत आती है। पार्लियामेंट या महत्वपूर्ण संगठन इन्हीं के द्वारा देखे जाते हैं। तो इनका निर्माण, इनके काम क्या होते हैं, इनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो बातें होती है। मोटे तौर पर यह आखिरी यूनिट होती है जीएस पेपर 3 की। तो 16 से लेकर 20 5 यूनिट होती है। प्री में इसके कोई सवाल नहीं है, केवल और केवल मेंस में इसके सवाल आते हैं। प्री में यदि सवाल है भी तो वो करंट से जुड़े हुए होते हैं। मेंस में इसके जनरली 4 से लेकर 5 प्रश्न आ जाते हैं। 4 प्रश्न आ गए तो 2 10-10 नंबर के और 2 15-15 के, 5 आ गए तो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी के कवर करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, भले ही 5 यूनिट में सिलेबस दिया गया है। 60 घंटे का सिलेबस बहुत पर्याप्त है। करंट अफेयर और कोई बुक पढ़ना चाहे तो 100 घंटे बहुत पर्याप्त हैं, बहुत बेसिक से कवर करने के लिए सफिशिएंट है ये वाला जो सिलेबस है इंटरनल सिक्योरिटी का। अब आते हैं कि इसमें कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। ओनली पीटी, हाँ यहां एक चीज और बताना भूल गया मैं, क्योंकि मेंस में तो आता नहीं जनरल साइंस, तो जनरल साइंस का सिलेबस मेंस में नहीं एक्सप्लेन किया है, लेकिन जनरल साइंस के सवाल प्रीलिम्स में आते हैं। फिजिक्स के सवाल,
केमिस्ट्री के सवाल, बायोलॉजी के सवाल हम जानते हैं पिछले 2 वर्षों से कम आ रहे हैं, पर यूपीएससी यू टर्न लेने और पलटू राम में बहुत अग्रणी है। कभी भी किसी भी चीज का वेटेज बढ़ा सकती है, इसलिए पढ़ते रहना पड़ता है, क्योंकि कब आ जाए फिर बाद में आप कहे कि सर आपको पता होना चाहिए, इसलिए सभी अधिकतर शिक्षक इसको कवर करा ही देते हैं। बाकी यूनिट 14 से लेकर 19 तक केवल मेंस में है और पूरी 1 से लेकर 13 तक की यूनिट पीटी में आती है। 20 वाली यूनिट कभी कभी पीटी में फोर्सेस के बारे में पूछा जाता है। हम देख चुके कि किसको कितना समय देना चाहिए। रिसोर्स की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में मुझे एक अच्छी किताब लगती है, नितिन सिंघानिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, पर इसमें पीआईबी और इंडिया ईयर बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में करंट का बहुत रोल होता है, इसलिए पीआईबी जैसी वेबसाइट पर जरूर ध्यान देते चलना। जो इंडिया ईयर बुक आती है हर साल की अलग अलग आती है, इसमें से बहुत से सवाल प्री में और मेंस में सीधे बनते हैं। इस किताब को बहुत बारीकी से कवर करिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में अनअकैडमी का वर्जन 2.0 बहुत खूबसूरत सोर्स है, तो आप इसको भी पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है। यदि आप क्लासेस कर रहे हैं तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। ये दोनों कक्षाएं आप हमारी कवर कर सकते हैं, और क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक ऐसे टीचर की जरूरत है जो मेडिकल फील्ड को भी जानता हो और यूपीएससी भी जानता हो। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ऐसे एजुकेटर की जरूरत है जो ज्योग्राफी भी जानता हो और बायोलॉजी या बोटनी भी जानता हो। कुछ ऐसे विषय होते हैं जहां पर 2-2 विषय के जानकार की जरूरत मिलती है और ये रेयरली मिलते हैं, इसलिए बहुत ही स्पेशल जानकारी वाले टीचर से इसको पढ़ेंगे तो बेटर होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में कई सारी किताबें आती है, आप पढ़ सकते हैं। वैसे इंटरनल सिक्योरिटी में भी ये किताब टाटा मैकग्रा-हिल की अच्छी मानी जाती है। कोई भी किताब वैसे जरूरत नहीं पड़ती इसमें, पर फिर भी अगर है ना, दिल है कि मानता नहीं वाले लोग भी होंगे, पर्याप्त है। ये है जीएस पेपर 3 का सिलेबस। अब क्योंकि जीएस पेपर 4 पूरा मेंस है, एथिक्स है, उसको आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। सिलेबस की हमारी यह श्रृंखला यहां समाप्त होती है। निबंध में तो कोई भी विषय पर निबंध आएगा, जितना विषय सिलेबस के रूप में दिया गया है ये सब कुछ निबंध में भी आता है। तो ये था हमारा सिलेबस को डिटेल में एक्सप्लेन करने का कंसेप्ट। आपको कितना पसंद आया, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा। और इसी टाइप में यदि आप कुछ बेसिक जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपकी मदद की जा सके। अंतिम रूप में पुनः बता दूं कि 9,999 में हम लेकर आ रहे सी सेट, ऐसा बैच जिसमें एक सब्सक्रिप्शन में आपको 2 बार सी सेट पढ़ने का मौका मिले। और यदि आप जीएस भी पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप 24,999 में इस समय जीएस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यदि क्वालिटी पर आपका विश्वास है, क्वालिटी पसंद करने वाले लोग हैं, तो आपका स्वागत है। पुनः हमारी मुलाकात होगी इसी टाइप के कंसेप्ट के साथ। बाय, बेस्ट ऑफ लक।